गुड मॉर्निंग छात्रों। कल हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे, जिसमें से हमने 3 प्रकार के रासायनिक गुणधर्म उनकी अभिक्रियाओं के आधार पर पढ़े थे। ठीक है, आज हम चौथी अभिक्रिया के आधार पर उसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है, वही सेम टॉपिक चल रहा है अभी। इसमें आपने हेडिंग लिखनी है धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। बेसिकली इसे समझिए, जो हमने इससे पहले पॉइंट नंबर 3 में अभिक्रियाएं पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था 2 तरह के हमने लवण देखे थे, धातु लवण, जैसे ZnCl2 और ZnSO4। ये दोनों क्या है? ये हो गया धातु Zn, और ये क्लोराइड या सल्फेट क्या है? ये उसके लवण का विलयन है। तो ये हो गया धातु लवण का विलयन। ठीक है, अब इसके साथ अभिक्रिया किसी दूसरे धातु की, यानी Zn के साथ हम अभिक्रिया कर देंगे एल्यूमिनियम की। ये कोई दूसरी धातु हो गई और ये दूसरी धातु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि ऐसी अभिक्रिया करने से क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली आपने सिंपल इसमें सबसे पहले यही लिखना है कि जो भी धातु ए होगी, यानी कोई भी धातु हो सकती है, वो अलग होगी, जैसे अभी आपको बताया था। और ये जो दूसरा जो लवण विलयन है, ये बी धातु का होगा। यदि ए धातु, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यदि ए धातु इस बी वाले लवण के विलयन में जो धातु है इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये इसे विस्थापित कर देगी, जैसा कि हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था। सेम वही उदाहरण यहाँ पर आएंगे जो हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। जैसे आपको याद होगा, विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी Zn प्लस CuSO4 की। तो ये तो कॉपर का विलयन, लवण का विलयन हो गया, और ये दूसरी धातु हो गई Zn। Zn क्या है? जिंक, जो ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक क्या करता है? कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और स्वयं उसकी जगह आ जाता है ZnSO4 की जगह आ जाता है, और दूसरी धातु वो अलग हो जाती है, यानी कॉपर अलग हो जाती है। तो ये अभिक्रिया तभी हो पाती है जब एक धातु दूसरी धातु से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी, तभी ये अभिक्रिया हो पाती है। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि धातुओं में कोई ना कोई अभिक्रियाशीलता की एक श्रेणी हम समझ सकते हैं। यानी हर धातु में क्या होता है? कंपैरिजन है, तुलना है, कि कोई किसी से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, कोई किसी से कम अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ जब आप ये हेडिंग लिखेंगे तो आपने ये वाला सबसे पहले लिखना है कि किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, और इसके बाद जो उदाहरण आएंगे, उदाहरण में आप पाठ 1 से विस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, इसी से मिलता जुलता टॉपिक आ जाता है, वो है हमारी सक्रियता श्रेणी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सक्रियता श्रेणी दे रखी है, तो ये अलग हेडिंग है। यहाँ पर आपका रासायनिक गुणधर्म खत्म हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, जब धातु अन्य धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया हम पढ़ लेते हैं, वहाँ तक आपका धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये नया टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ये टॉपिक आया लेकिन रासायनिक गुणधर्म से ही है। हमने देखा इतनी सारी अभिक्रियाएं हुई, हमने देखा कि कुछ धातुएं तो बहुत जल्दी अभिक्रिया कर देती हैं, कुछ धातुएं जल्दी अभिक्रिया नहीं करती हैं, कोई धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर सकती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ धातुएं तो बहुत ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया करती है, उन्हें हम कहते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातु, बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करती हैं। कुछ होती हैं जो बहुत कम अभिक्रिया करती हैं, उन्हें हम कम अभिक्रियाशील धातु या धातु जो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पे बनती है हमारी सक्रियता श्रेणी। तो ये आपने हेडिंग लिखनी है, सक्रियता श्रेणी। इसके बारे में आपने लिखेंगे, यह वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी और उसके नीचे उससे कम अभिक्रियाशील धातु होगी। तो यहाँ पर ये सारणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो केवल परिभाषा के ही मार्क्स नहीं मिलते, आपको पूरी की पूरी सक्रियता श्रेणी भी वहाँ लिखनी होती है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है
पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। उसके बाद आते हैं कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, ये एक तरह के हो गए, ये मध्यम अभिक्रियाशील कह सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हो गए सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम से लेकर लेड तक ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं। ठीक है, बीच में आ जाता है हाइड्रोजन। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन बीच में क्या है, गैस आ गई है। इस हाइड्रोजन से नीचे हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं। तो सबसे अधिक कौन हो गए, पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों हो गए सबसे अधिक। ठीक है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु हो गए लेड तक, ये यहाँ से यहाँ तक हो गए मध्यम अभिक्रियाशील धातु। फिर उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन से नीचे यानी कॉपर, तो कॉपर वाले से नीचे हो गए कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हो गए सबसे कम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु के 2 उदाहरण दीजिए, तो आपने यहाँ से बताने होते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु के उदाहरण दीजिए, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी हैं उनके उदाहरण दीजिए, हाइड्रोजन से कम कौन है उनके उदाहरण दीजिए, सबसे कम कौन है, सिल्वर और गोल्ड है। ठीक है, इस प्रकार से इनमें से 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और पूरा का पूरा टॉपिक भी सक्रियता श्रेणी पूछा जाता है, जिसमें आपको पूरी परिभाषा और पूरी सारणी बतानी होती है। तो यहाँ तक आपने ये टॉपिक कंप्लीट करना है। इसके बाद हमने जितनी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं धातु की या धातु की जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, ये अभिक्रियाएं होती किस प्रकार से, हमने विलयन को मिलाया, लेकिन असल में उस विलयन में होता क्या है उस समय कि एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर रहा है, आखिर ये पूर्ण रूप से कैसे हो पाता है। तो इसको आपको समझने के लिए क्लास 9th में थोड़ा सा रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप क्लास 9th का थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद होगा कि क्लास 9th में आपने एक ये सारणी पढ़ी थी। ठीक है, जिसको आपको मैंने क्लास 9th में भी समझाया था बहुत अच्छे से कि उनका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेगा। ये KLMN कोश होते थे, ये हमने बोर के मॉडल में पढ़े थे। तो देखिए प्रत्येक धातु का ये रही धातुएं हो गई, ये गैसें हो गई और ये अधातुएं हो गई। ठीक है, तो ये किस प्रकार से इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये आपको 9th क्लास में कहा था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अच्छे से याद कीजिएगा। और इलेक्ट्रॉनों का जो प्रत्येक कोश में उनका वितरण होता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो भी आपको 9th क्लास में सिखाया था। जैसे हीलियम है तो उसके पहले कोश में 2 आएंगे, ये आपको बताया था कि सभी धातुओं के पहले कोश में अधिकतम केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद वाले प्रत्येक कोशों में 8 अधिकतम आ सकते हैं। तो नियॉन का आप देखेंगे तो नियॉन में भी क्या है, 2 और 8, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन संख्या 10 है, इलेक्ट्रॉन संख्या कहें या फिर परमाणु संख्या कहें। ठीक है, आर्गन देखेंगे तो आर्गन की जो परमाणु संख्या है वो 18 है, अगर हम इसका विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8। ठीक है, तो प्रत्येक धातु कोशिश करती है, या धातु है या अधातु है, मतलब प्रत्येक तत्व यह प्रयास करता है, यह प्रवृत्ति होती है उनकी कि उनका आखिरी कोश हमेशा भरा रहे। तो भरा रहने के लिए क्या होना चाहिए, या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 2 या फिर 8 ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो उत्कृष्ट गैसें वाली हेडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए हीलियम के आखिरी कोश में 2 हैं, नियॉन के आखिरी कोश में 8 हैं, आर्गन के आखिरी कोश में 8 हैं। इसका मतलब इन गैसों के आखिरी कोश पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इसीलिए हम इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जैसे धातु में सोडियम का देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। इसका आखिरी कोश में अभी भरा हुआ नहीं है। उसी तरीके से मैग्नीशियम को देखेंगे, 2, 8, 2 आखिरी कोश भरा हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये आखिरी कोश है सिर्फ पहले कोश में ही 2 हो सकते हैं, बाकी 2 से अगर कोश अधिक बढ़ गए तो वहाँ पर कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ पहले कोश में ही 2 हो सकते हैं। एल्यूमिनियम में देखेंगे 3 है, पूर्ण नहीं है। पोटेशियम में भी देखेंगे तो फिर 1 है,
कैल्शियम में देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो है 20 है, तो 2 8 8 2, अगेन 2 आ चुका है, 8 पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ अधातुएं हैं, ये भी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन के आखिरी कोश में 5 है, ऑक्सीजन के आखिरी कोश में 6 है, फ्लोरीन के आखिरी कोश में 7 है, फॉस्फोरस में 5 है, सल्फर में 6 है, क्लोरीन में 7 है, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे, ये आपका बिल्कुल 9th क्लास का था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करना है। तो वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपने ये वाली सारणी भी ड्रॉ करनी है, इसे करना है। तो इतना आप समझ जाएं कि हर धातु या अधातु जो भी तत्व हैं वो अपने आखिरी कोश को हमेशा पूरा करना चाहते हैं। अगर उनका पहला कोश है तो उसमें 2 ही करना चाहेंगे, लेकिन अगर कोश पहले कोश से बढ़ जाता है तो उसमें वो अधिकतम 8 किसी न किसी प्रकार से करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी से हम उनके आगे के रासायनिक गुणधर्म जो हमने पढ़े हैं, वो अभिक्रिया कैसे करते हैं, वो हम तभी समझेंगे जब हम इतना अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको करना है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।